दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी को आर्ट, पेंटिंग या पोर्ट्रेट से लगाव या दिलचस्पी है कि नहीं। इसके बावजूद शायद ही कोई इंसान दुनिया में ऐसा मौजूद हो जिसने इस तस्वीर के बारे में सुना या इसको देखा ना हो। ये 500 साल पुरानी और मशहूर ज़माना पेंटिंग किसने बनाई? इसमें ऐसा क्या है कि आज इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ शीशे में महफूज किया गया है? आज हम इस वीडियो में इस पेंटिंग के बारे में हैरानकुन चीज़ें और थ्योरीज जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं द रिसर्चर शो। तो दोस्तों, ये बात है 1503 यानी 1503 की, और ये पेंटर कोई और नहीं, लियोनार्डो दा विंची था। ये इटली का सबसे मायानाज और मशहूर ज़माना पेंटर था जो अपने इस हुनर में कमाल की महारत रखता था और इस पेंटिंग की आर्ट की कई टेक्निक से वाकिफ़ था, जिसमें एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव और सफुमाटो जैसी टेक्निक्स भी शामिल थीं। लेकिन सवाल यह है कि लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग या पोर्ट्रेट किसका बनाया है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है दोस्तों कि इस पर हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है कि ये पोर्ट्रेट आखिर किसका है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उसकी माँ यानी कैटरीना का पोर्ट्रेट है। कुछ का ये ख्याल है कि ये डाविंची का अपना यानी सेल्फ पोर्ट्रेट है जो इसने औरत के रूप में बनाया। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कॉमन और माने जाने वाली बात है वो ये है कि ये पेंटिंग दरअसल एक इटालियन बिजनेसमैन जिसका नाम फ्लोरेंटीनी था, इसकी बीवी लीज़ा दी जियोकोंडो की है, जो कि अपनी बीवी का एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहता था। तो दोस्तों, इस दौर में चूंकि अभी कैमरा इजाद नहीं हुआ था तो लोग इसी तरह हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स मेमोरी यानी यादगार या डेकोरेशन के लिए बनवाते थे। ये पेंटिंग या पोर्ट्रेट लीज़ा दी जो कोंडो का ही है, और ये बात सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल इसीलिए है दोस्तों कि 2005 में एक जर्मन स्कॉलर को 15वीं सदी यानी 15 सेंचुरी की किताब में एक हाथ से लिखा हुआ कमेंट या नोट मिला। ये हाथ से लिखा हुआ नोट था एगस्टीनी वेस्पूची का, जो कि निकोलो माकियावेली का एक सेक्रेटरी था और निकोलो दा विंची का एक करीबी दोस्त था। वेस्पूची लिखता है कि ये 1503 का अक्टूबर था और लियोनार्डो डा विंची एक पोर्ट्रेट और पेंटिंग बना रहा था लीज़ा दी जो कोंडो की। तो दोस्तों, ये वो वाहिद प्रूफ या विटनेस है जो मुख्तलिफ थ्योरीज में से इसको ठीक साबित करता है कि ये पेंटिंग दरअसल लीज़ा दी जो कोंडो की ही है। अगर आप स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें लीज़ा दी जो कोंडो का नाम और तारीख यानी 1503 क्लियरली मैंशनड है। दा विंची ने इस पोर्ट्रेट का आगाज़ 1503 में किया और तकरीबन 10 साल से भी ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी ये पोर्ट्रेट मुकम्मल ना हो सका। 1516 में फ्रांसिस किंग वन, जो कि फ्रांस का एक बादशाह था, उसने डा विंची को अपने महल में एक नौकरी की पेशकश की जिसमें डा विंची को पेंट कोटर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट टू किंग बनने की ऑफ़र दी गई थी। डा विंची ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की और इटली से फ्रांस चला आया, जहाँ वो अपनी इसी पेंटिंग मोनालिसा को भी साथ ले आया। हिस्टोरियंस के मुताबिक डा विंची ने फ्रांस में भी इस पेंटिंग पर काम जारी रखा, लेकिन अभी ये पेंटिंग मुकम्मल नहीं हुई थी कि डा विंची 1519 यानी 1519 में इंतकाल कर गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक डा विंची ने यह वसीयत की थी कि ये पेंटिंग यानी मोनालिसा सलाई के पास रहेगी। सलाई दरअसल डा विंची का एक शागिर्द था बाद जिसने 4000 गोल्ड कॉइन्स यानी 4000 सोने के सिक्कों के एवज इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस वन को बेच दिया, जिसके बाद ये पेंटिंग फ्रेंच रॉयल कलेक्शन का मुस्तकिल हिस्सा बन गई। 1789 से 1799 में होने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये तस्वीर 4 साल तक नेपोलियन के बेडरूम में रही और फिर 1804 यानी 1804 में इसको लूवरे म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। अगर इधर हम आपको इस पोर्ट्रेट के बारे में मज़ीद बताएं तो ये पोर्ट्रेट डायमेंशन में 30 इंच बाई 21 इंच यानी 30 इंच बाई 21 इंचज़ का है, जिसका वज़न तकरीबन 18 पाउंड या 8 किलो बनता है। ये एक ऑयल पेंटिंग है जो कि पॉपुलर दरख्त की लकड़ी पर पेंट की गई, जिसके ऊपर डा विंची ने वाइट लेड पेंट किया। ये तस्वीर आर्ट की कौन सी टेक्निक की मदद से बनाई गई, इस पर भी हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है। हम इन टेक्निक्स को मुख्तसरन जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हेजियर, जिसमें पेंटिंग के बैकग्राउंड को ब्लर बनाया जाता है ताकि सामने वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोकस हो, जैसा कि मोनालिसा की तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल मोनालिसा पेंटिंग का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो पहली लेयर जो कि ग्राउंड लेयर कहलाती है, जिस पर डा विंची ने वाइट लेड पेंट किया था, इसके ऊपर दूसरी लेयर इम्प्रीमेटोरा है। ये टेक्निक पेंटिंग को ट्रांसपेरेंट टोन देती है, जिसकी वजह से जब लाइट पेंटिंग पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है। इसके ऊपर फिर ये काली सी लेयर है, जिसके बाद सब कलर्स की यानी रंगों की ही लेयर्स हैं। मुख्तलिफ आर्ट हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि डा विंची ने इस पोर्ट्रेट यानी मोनालिसा पर 30 लेयर्स ऑफ पेंट
यानी पेंट की 30 लेयर्स लगाई हैं, जो सब मिलकर भी इतनी पतली हैं कि इनका साइज़ इंसानी बाल से भी कम है। इसी तरह 2004 में एक मल्टी स्पेक्ट्रल टेक्नीशियन पास्कल कोटे ने यह बताया कि दरअसल डाविंची ने स्पुलवारो टेक्निक का इस्तेमाल किया था। स्पुलवारो टेक्निक में एक डुप्लीकेट स्केच जो कि एक पेपर पर होता है, इसको वुडन बोर्ड पर रखकर इसमें सुराख किए जाते हैं, यहाँ तक कि पेपर का स्केच वुडन बोर्ड पर आ जाता है। मोनालिसा के पोर्ट्रेट को जब स्कैन किया गया तो पता चला कि शायद इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि स्कैन्स में मोनालिसा के हाथों पर पिंस के यही ट्रेसेस क्लियरली नज़र आते हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पोर्ट्रेट डाविंची की महारत का एक नमूना है, मगर ऐसी तो दुनिया में सैकड़ों पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स होंगे जो शायद इससे भी ज़्यादा महारत और फ़न से बनाए गए होंगे। लेकिन आखिर ये शोहरत मोनालिसा के हिस्से में ही क्यों आई? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि डाविंची की महारत के अलावा हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से इस पेंटिंग को हाइप और शोहरत मिली। सबसे पहले 1550 में एक इटालियन स्कॉलर जॉर्जियो वसारी ने इस पर एक किताब लिखी, जो कि खुद एक इटालियन आर्टिस्ट था। इसके बाद सन 1800 में यूरोपियन स्कॉलर्स ने भी इस पेंटिंग के बारे में खूब लिखा। 1854 यानी 1854 में अल्फ्रेड डुमेंसेट ने कहा कि मोनालिसा की मुस्कान बहुत ही अजीब और अट्रैक्टिव है। इसके अगले साल ही थियोफाइल गॉटियर ने इसके होंठों के बारे में लिखा, और फिर 1869 में वॉल्टर पीटर ने मोनालिसा को लाजवाल खूबसूरती से तशबीह दी। और इसके अलावा हम पीछे जान चुके हैं कि ये पोर्ट्रेट फ्रेंच रॉयल कलेक्शन का हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन इसके बाद 1911 में जो हुआ, उसने इस पोर्ट्रेट को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि विंसेंजो पेरुगिया नामी एक शख्स, जो कि लूवरे म्यूज़ियम में तस्वीरों यानी पिक्चर्स को फ्रेम करने और इनके फ्रेम बनाने का काम करता था, इसने 21 अगस्त यानी 21 अगस्त 1911 को ये पोर्ट्रेट दीवार से उतारा और अपने कोट में छुपाकर म्यूज़ियम से किसी तरह बाहर निकल गया। जब तक ये खबर आम होती, पेरुगिया फ्रांस से इटली की तरफ जा चुका था। पोर्ट्रेट की चोरी ने पूरे फ्रांस में एक बड़ी हेडलाइन बनाई और इससे मोनालिसा की शोहरत को मज़ीद तक़वियत मिली। दरअसल पेरुगिया ये सोचता था कि डाविंची एक इटालियन आर्टिस्ट है, इसीलिए ये पोर्ट्रेट इटली की मलकियत है। आप ये जो तस्वीर सामने देख रहे हैं, ये दरअसल उसी खाली जगह की है जहां से मोनालिसा का पोर्ट्रेट उतारा गया था। आप यहाँ ये भी सुनकर हैरान होंगे कि जब फ्रांस की मकामी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो इन्होंने इसी तरह के एक मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो को भी गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में शवाहिद यानी एविडेंस ना होते हुए उसको रिहा कर दिया गया। 2 साल तक पेरुगिया ने ये पोर्ट्रेट अपने पास एक ब्रीफ केस में रखा, लेकिन 2 साल बाद ये पेंटिंग इसने एक आर्ट डीलर जिसका नाम मारियो फ्रेटिली था, इसको बेचने की कोशिश की। मारियो इस पोर्ट्रेट को पहचान गया और अपने पास महफूज करने के बाद इसने पुलिस को इत्तला दी और आखिरकार पेरुगिया गिरफ्तार हो गया और 1913 में मोनालिसा का ये पोर्ट्रेट वापस फ्रांस के लूवरे म्यूज़ियम में रख दिया गया। लेकिन इन सब वाक़यात ने इस पोर्ट्रेट को वो शोहरत दवाम बख्शी कि 2021 में इसकी कीमत तकरीबन $860 मिलियन यानी $860 मिलियन थी। और यूनेस्को के मुताबिक तो इस पोर्ट्रेट की कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। फ्रेंच हेरिटेज के कानून के मुताबिक अब ये पेंटिंग कभी भी खरीदी या बेची नहीं जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जहां पर इस तस्वीर या पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचाने या डैमेज करने की कोशिशें भी की गई हैं। अगर इन अटैम्प्ट्स की बात करें तो सबसे पहले 1956 यानी 1956 में एक शख्स ने इस पोर्ट्रेट पर पत्थर मारा, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट में मौजूद मोनालिसा के बाएं बाजू यानी लेफ़्ट बाजू को नुकसान पहुंचा, जिसको बाद में रीडेवलप किया गया और पहली बार इस तस्वीर को शीशे के फ्रेम में महफूज किया गया। इसी तरह का एक और वाक़या 1974 यानी 1974 में पेश आया, जिसमें एक जापानीज़ खातून ने इस पर रेड स्प्रे पेंट से हमला किया, लेकिन फ्रेम की वजह से ये पेंटिंग महफूज रही। इसके बाद इस औरत को गिरफ्तार करके 3000 येन का जुर्माना भी दिया गया। फिर 2009 में एक रशियन खातून ने इस पर सिरेमिक टी कप से हमला किया, लेकिन एक बार फिर ये पोर्ट्रेट महफूज रहा। इसके बाद लोवेरे म्यूज़ियम की मैनेजमेंट ने इसको एक बुलेट प्रूफ ग्लास, जिसको गार्डियन ग्लास भी कहा जाता है, इसमें हमेशा के लिए महफूज कर दिया।
इन सब वाक़यात के बाद एक और बहस जो सदियों तक रही वो ये थी कि मोनालिसा का पोर्ट्रेट अपने अंदर कुछ राज भी छुपाए हुए हैं जो डाविंची ने बड़ी महारत से इसमें लिखे। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा के पोर्ट्रेट में कुछ सीक्रेट कोड्स हैं। इसकी एक आंख में एलवी लिखा है और दूसरी आंख में ईबी या सीबी लिखा हुआ है। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंट की लेयर्स में क्रैक्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स की तरह नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर मोनालिसा के पोर्ट्रेट्स को जोड़ा जाए तो इसमें एलियन नज़र आता है। तो दोस्तों, आपने सारी वीडियो देखी होगी और इस वीडियो में कई बार मोनालिसा को भी देखा है, लेकिन क्या आपने इस पर गौर किया है कि इस पोर्ट्रेट यानी मोनालिसा के आईब्रोज और आई लैशेज़ नहीं हैं? इसकी जो वजह हिस्टोरियंस बताते हैं कि हकीकत में इस पोर्ट्रेट में मोनालिसा के आईब्रोज और आई लैशेज़ मौजूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के बाद सफाई और रीस्टोरिंग और रीडेवलपमेंट की वजह से ये ख़त्म हो गए। इसकी जस्टिफिकेशन में हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोनालिसा पोर्ट्रेट की ही एक एग्जैक्ट कॉपी स्पेन के प्राडो म्यूज़ियम में भी मौजूद है, जो कि उसके एक शागिर्द फ्रांसिस्को मलाई ने बनाई थी। अगर आप इस पोर्ट्रेट को गौर से देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें आईब्रोज और आईलैशेस मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री इस पोर्ट्रेट यानी मोनालिसा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आप किसी हिस्टोरिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।